एमपी कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। दूसरी सूची में 88 नामों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी सूची एमपी कांग्रेस की जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसका इंतजार सभी को था, कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। लगातार मंथन का दौर जारी था। 88 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा दूसरी सूची में की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है और इसमें 88 नाम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दूसरी सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम है। जल्दी हम आपको नाम भी बताने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस की प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है और इसमें 88 नाम बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नामों की घोषणा यहां हो चुकी है। बता दें आपको, दतिया और पिछोर से नाम बदले गए हैं। तो लगातार मंथन चल रहा था। कुलदीप सिकरवार सुमावली से, दिनेश गुर्जर मुरैना से, रविंद्र सिंह तोमर दिमनी से और देवेंद्र रामनारायण अंबा से प्रत्याशी बनाए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 5 घंटे तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 88 सीटों पर 1-to-1 मार्किंग की गई और उसके बाद यह घोषणा हुई है। एक सीट पर उम्मीदवारों को चुना गया और उसके चुनते वक्त कांग्रेस के सर्वे, कमलनाथ का निजी सर्वे और केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया है। दिनेश गुर्जर आप नाम देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर हम नाम दिखा रहे हैं आपको, कौन कौन से प्रत्याशी यहां पर फाइनल हो गए हैं। 88 नामों की घोषणा यहां पर कांग्रेस ने की है। दूसरी सूची है कांग्रेस की। 88 नामों का ऐलान यहां कांग्रेस ने किया। दतिया और पिछोर से टिकट बदले गए हैं। कुलदीप सिकरवार सुमावली से प्रत्याशी घोषित किए गए। इसी प्रकार दिनेश गुर्जर मुरैना से प्रत्याशी बनाए गए। रविंद्र सिंह तोमर दिमनी से और देवेंद्र रामनारायण अंबा से प्रत्याशी घोषित किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 88 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा दूसरी सूची में कांग्रेस ने की है। दतिया और पिछोर से नाम बदल दिए गए। तो रविंद्र सिंह तोमर दिमनी से प्रत्याशी बनाए गए हैं और इसी प्रकार देवेंद्र रामनारायण अंबा से प्रत्याशी घोषित किए गए। तो 88 नामों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। एमपी कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है। तो आपको बता दें, लगातार मंथन चल रहा था। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 88 सीटों पर 1-to-1 मार्किंग की गई। एक सीट पर उम्मीदवारों को चुनते वक्त कांग्रेस के सर्वे, कमलनाथ के निजी सर्वे और केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया और उसी आधार पर अब घोषणा हो गई है। रविंद्र सिंह तोमर को दिमनी से प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया। इसी प्रकार देवेंद्र रामनारायण अंबा से, राकेश चतुर्वेदी भिंड से, केशर देसाई गोहद से प्रत्याशी बनाया गया। सुनील शर्मा ग्वालियर से, दतिया से और राजेंद्र भारती पिछोर, अरविंद सिंह लोधी बनाए गए। गुना से पंकज कनेरिया अब कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो ये दूसरी सूची है एमपी कांग्रेस की। 88 नामों की घोषणा यहां पर एमपी कांग्रेस ने की है और लगातार ये बैठक चल रही थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिया गया और एक सीट पर उम्मीदवारों को चुनते वक्त सर्वे का ध्यान रखा गया। कांग्रेस का सर्वे हुआ था, कमलनाथ का निजी सर्वे था और केंद्रीय चुनाव समिति का भी सर्वे था और इसी सर्वे के आधार पर अब 88 नामों को तय किया गया है। देवेंद्र रामनारायण को अंबा से टिकट दी गई है और इसी प्रकार रविंद्र सिंह तोमर अब दिमनी से चुनाव मैदान में है। तो ये वो नाम है। धीरे धीरे आपको टेलीविजन स्क्रीन पर सारे नामों को हम फ्लैश करेंगे, दिखाएंगे और अब आपको बता दें कौन कौन से प्रत्याशी हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार, मुरैना से दिनेश गुर्जर, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबा से देवेंद्र रामनारायण
भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी, गोहद से केशव देसाई, ग्वालियर से सुनील शर्मा, ये सभी नाम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। दतिया से राजेंद्र भारती, पिछोर से अरविंद सिंह लोधी का नाम तय किया गया है और इसके अलावा गुना से पंकज कनेरिया का नाम तय किया गया। बीना से श्रीमती निर्मला सपरे, खुरई से मिसेज रक्षा राजपूत, तो ये वो नाम है अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। 88 नाम कांग्रेस ने तय किए हैं दूसरी सूची में। सागर से निधि जैन, निवारी से अमित राय, दमोह से अजय टंडन, पन्ना से भारत मिलन पांडे, तो मैहर से धर्मेश घई और इसी प्रकार सिरमौर से राम गरीब को, रीवा से राजेंद्र शर्मा, सीधी से ज्ञान सिंह, देवसर से बंसमानी प्रसाद वर्मा, तो ये वो नाम है जो तय किए हैं कांग्रेस ने। कोटमा से सुनील सराफ, तो आपको बता दें लगातार सर्वे हुआ, सर्वे भी दो तरीके का, कांग्रेस ने अलग सर्वे किया, कमलनाथ का निजी सर्वे अलग था, केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा भी एक सर्वे कराया गया और उसके बाद 88 नाम तय कर लिए गए हैं और दूसरी सूची है कांग्रेस की जिसमें 88 नाम तय किए गए हैं। तो धीरे धीरे हम आपको सारे नाम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। इंदौर से भी नाम तय हो चुका है, इंदौर से दीपक पिंटू जोशी, इंदौर 3 से, इंदौर 5 से भी सत्यनारायण पटेल का नाम तय किया गया है। इसी प्रकार उज्जैन दक्षिण से चेतन यादव का नाम तय हुआ है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, दूसरी सूची में 88 नाम तय किए गए, किस तरीके से देखें, क्या इस पे विचार किया गया, किस तरीके से नाम तय हुए? देखिए राहुल, बिल्कुल ये तय था कि कुछ नाम बदले जाने वाले हैं। जिस तरीके से विरोध हुआ था प्रत्याशियों का, उसके बाद दतिया का नाम बदला गया है। दतिया में अवधेश नायक को कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद उनका नाम बदल दिया गया है। अब दूसरे शख्स को दिया गया। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि सुमावली से कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया है। मुरैना से दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया है। दिनेश गुर्जर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिनेश गुर्जर टिकट किसका बदला गया? सिटिंग एमएलए राकेश मावई का टिकट बदला गया। तो ये एक बड़ी खबर है कि उनका टिकट बदला गया। दिल्ली से सबसे टफ मुकाबला इस बार दिल्ली विधानसभा सीट से होना है। दिल्ली विधानसभा सीट में इस बार रविंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया, जबकि इस सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी दावेदार है। इसके अलावा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर भी दावेदारी कर रहे हैं। इस बार बड़ा लंबा चौड़ा मुकाबला है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र सिंह तोमर दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल वहां से बसपा से पूर्व विधायक बलबीर सिंह दंडोतिया भी चुनावी मैदान में है, जो 2013 के विधायक थे। तो इस बार बहुत तगड़ा मुकाबला दिल्ली विधानसभा सीट में है। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अंबा जो कि एससी सीट है, वहां से देवेंद्र सिंह सखवार को टिकट देवेंद्र राम सखवार को टिकट दिया गया है। गोहद से केशव देसाई को टिकट दिया। ग्वालियर सुनील शर्मा, ये भी एक चौंकाने वाला नाम है क्योंकि सुनील शर्मा पिछले चुनाव लड़ चुके हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा दतिया से राजेंद्र भारती, कुछ देर पहले ही राहुल हमने 9 बजे के हमारे सबसे टीआरपी वाला जो बुलेटिन है जिसका नाम है सरकार, उस बुलेटिन में हमने ये सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि 2 टिकट बदले जाएंगे दतिया के अलावा पिछोर का। तो दतिया में जो हमने ऐलान किया था वही टिकट मिला है, राजेंद्र भारती को मिला है। और राजेंद्र भारती 2018 में नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश गृह मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और हमने ही सबसे पहले खबर बताई थी कि राजेंद्र भारती का टिकट लगभग तय है। राजेंद्र भारती के अलावा पिछोर से अरविंद सिंह लोधी को टिकट मिला है। शैलेंद्र सिंह का टिकट कटा है। हमने ये भी खबर अपने 9 बजे के बुलेटिन में दिखा दी थी। 9 बजे के बुलेटिन में हमने ये बताया था कि शैलेंद्र सिंह का टिकट कटने वाला है, या तो वहां से जेपी सिंह लड़ेंगे या कोई दूसरा शख्स लड़ेगा। फिलहाल पिछोर से अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। अब गुना से पंकज कनेरिया को टिकट दिया गया। बीना से निर्मला सप्रे, हमने पिछले 48 घंटे से हम बता रहे हैं कि बीना से निर्मला सप्रे टिकट की
प्रमुख दावेदार हैं उनको भी टिकट दे दिया गया। निवाड़ी से अमित राय को टिकट दिया, सागर से श्रीमती निधि जैन को टिकट दिया है। राहुल 9 बजे के बुलेटिन में हमने निधि जैन को भी टिकट देना बता दिया। चले, तो जिस तरीके से नवीन बता रहे हैं कि ज़्यादातर दावे जो IBS24 ने किए थे और जो हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन में हमने जिस तरीके से बताया वही सारे नाम निकलकर सामने आए हैं, और अब तक जो नाम बदले जाने थे उस पर भी संभावना जो हमने जताई थी वो नाम बदले भी गए हैं। तो नवीन लगातार हमें जानकारी दे रहे। नवीन, और कौन कौन से नए नाम थे और कौन से ऐसे नाम थे जिस पर हमने पहले कह रखा था और उसके बाद वो आखिरकार तय हुए? देखिए, बीना से बताया था कि निर्मला सप्रे को टिकट मिलेगा और निर्मला सप्रे को टिकट मिला है राहुल। इसके अलावा रक्षा राजपूत को लेकर भी हम लगातार ये दावा कर रहे थे। रक्षा राजपूत चूंकि बहुत नौजवान महिला है, उनको टिकट मिलना पहले से उनका नाम था सर्वे में, तो उनको भी टिकट मिला है। और सबसे खास बात कि रक्षा राजपूत खुरई से चुनाव लड़ेंगे। खुरई से भूपेंद्र सिंह जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। और चूंकि वहां से कई सारे लोग दावेदारी कर रहे थे, अरुणोदय चौबे जो पूर्व विधायक भी हैं और एक चुनाव भूपेंद्र सिंह के सामने लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। इसके अलावा गुड्डू राजा बुंदेला, जिसको दिग्विजय सिंह का बड़ा नजदीकी माना जाता है, दिग्विजय सिंह उनको लेकर आए थे, तो ये माना जा रहा था कि उनको टिकट मिल सकता है। खैर, उनको टिकट नहीं मिला, रक्षा राजपूत से मिला। बहुत नौजवान लड़की है, मुझे लगता है कि 27 से 30 साल के बीच की उनकी उम्र होगी, और रक्षा राजपूत को पार्टी ने टिकट दे दिया है। रहेली से ज्योति पटेल, ये भी चौंकाने वाला नाम है। ये भी 30-32 साल की उम्र है, मेरे ख्याल से जिला पंचायत की कोई सदस्य हैं। इनको पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। निवाड़ी से अमित राय और दमोह से अजय टंडन, जिसको लेकर ये था कि अजय टंडन का टिकट कट सकता है, क्योंकि ये उपचुनाव में लड़े थे और उपचुनाव में ये जीते थे, तो इनका टिकट फिलहाल पार्टी ने कंफर्म कर दिया है। और हमने कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि मैहर से धर्मेश घई जो दावेदारी कर रहे थे, उनका टिकट फाइनल हो गया है। मैहर से इसलिए जाना दर्शकों के लिए जरूरी है राहुल कि मैहर से मौजूदा विधायक जो है नारायण त्रिपाठी, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, और बीजेपी छोड़ने के बाद लगातार कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अजय सिंह राहुल, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, अर्जुन सिंह के बेटे हैं, और वो अड़ गए थे कि अगर धर्मेश घई को टिकट मिलेगा तो राहुल सिंह का टिकट कट माना जाए। तो राहुल सिंह की जिद काम आई है, और धर्मेश घई चूंकि उनकी पट्टे हैं, और धर्मेश घई को टिकट दिलाने में अजय सिंह राहुल कामयाब रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रामपुर बघेलान से रामशंकर प्रयासी को टिकट मिला है। सिरमौर से रामगरीब कोल को टिकट मिला है। सिमरिया से अभय मिश्रा, ये भी चौंकाने वाला नाम है। 9 बजे के बुलेटिन में हमने राहुल बता दिया था कि अभय मिश्रा को टिकट मिलना है। शाम 7 बजे हमने सबसे पहले फोनों में भी अपने बताया था कि अभय मिश्रा की लगातार कोशिश है कि उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे दे, और कल ही उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, और इस्तीफे में अपने जिक्र भी किया था कि सिमरिया की जनता चाहती है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा अभय मिश्रा के अलावा देव तालाब से पद्मेश गौतम, ये भी हमने आज शाम 4 बजे बताया था, पद्मेश गौतम को टिकट मिल सकता है। रीवा से राजेंद्र शर्मा है, सीधी से ज्ञान सिंह है, देवसर से बांसमणि प्रसाद वर्मा है, ये चौंकाने वाला थोड़ा नाम हो सकता है। धौनी से कमलेश सिंह है, रामलखन सिंह व्यवहारी से है, जय सिंह नगर से नरेंद्र मरावी है, सुनील सराफ कोतमा से सिटिंग एमएलए हैं। लगातार इनके टिकट पर संकट बना हुआ था, लेकिन हम पिछले 48 घंटे से लगातार ये कह रहे थे कि सीईसी में इनके नाम पर मुहर लग चुकी है, दूसरी बार ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इनका टिकट कंफर्म हो गया राहुल जी। नीरज बघेल है विजयराघवगढ़ से, जो संजय पाठक के सामने चुनाव लड़ेंगे। सौरभ सिंह बहुरीवंश से बसपा के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे, 2013 में चुनाव जीते थे। सौरभ सिंह को टिकट मिल गया है। सौरभ सिंह इस बार 2023 में कांग्रेस के टिकट से उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अशोक मस्कोले मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के सामने चुनाव में उतरे हैं। पिछला चुनाव ये जीते थे, पेशे से डॉक्टर हैं, और किस्मत से इनको 2018 का टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और 2023 में एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा बागली बड़ी चौंकाने वाली सीट है, गोपाल भोंसले को दिया गया है। अरसूद से राम सालवे हैं, कुंदन मालवीय खंडवा से हैं। मैं सुरेंद्र सिंह शेरा बुरहानपुर से, सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक है बुरहानपुर से, हालांकि इन्होंने कांग्रेस के साथ 2018 में दिया था, लेकिन इस वक्त ये कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, और हम लगातार ये कह रहे थे सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जरूर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस इन पर भरोसा जताएगी, क्योंकि खानदानी कांग्रेस से हैं। इनके बड़े भाई सांसद रह चुके हैं बुरहानपुर से, कई दफा इंदिरा गांधी खुद इनका चुनाव प्रचार करने बुरहानपुर में आई थी।
बड़े चौंकाने वाले नाम है। रामकिशोर शुक्ला है महू से, सत्यनारायण पटेल इंदौर 5 से हैं, इंदौर 3 से दीपक पिंटू जोशी। ये दोनों नाम हमने आज से 20 दिन पहले ही बताए थे और पिछले 48 घंटे में भी हम ये दोनों नाम रिपीट कर चुके हैं। जी। समंदर पटेल जावत से हैं, नीमच से उमराव सिंह गुर्जर हैं और गरुड़ से सुभाष सुजतिया हैं। परशुराम सिसोदिया मल्हारगढ़ से हैं और हिम्मत श्रीमान जावरा से रतलाम सिटी से पारस सकलेचा हैं। ये भी एक बड़ा नाम है, पूर्व विधायक है पारस सकलेचा। और राहुल, दर्शकों को भी और हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस रणनीति पे काम कर रही है बीजेपी सरकार को घेरने की, उसमें सबसे बड़ा हाथ पारस सकलेचा का है। वचन पत्र बनाना हो या बीजेपी सरकार के खिलाफ घपले घोटाले के आरोप पत्र बनाना हो, सबसे पेशेवर काम अगर किसी ने किया है तो पारस सकलेचा ने किया है। तो ये बड़े चौंकाने वाला नाम है। देखिए, पन्ना से भरत मिला। जी जी नवीन, बिल्कुल 88 ये नाम है जो आप सिलसिलेवार सबके बारे में बता रहे हैं, और जिस तरीके से क्षेत्र के हिसाब से आप सर्वे की बात करते हैं, क्योंकि 88 नामों को तय करने में 3 तरह के सर्वे यहाँ पर किए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये तय हुआ, क्योंकि एक एक सीट पर कांग्रेस ने अलग सर्वे किया, कमलनाथ का निजी सर्वे हुआ, फिर केंद्रीय चुनाव समिति का भी सर्वे था। जातिगत समीकरण क्या कुछ इसमें ध्यान रखा गया है? नवीन, क्या नजर आता है इस सूची पर? देखिए, बिल्कुल जातिगत समीकरणों को देख के ही पार्टी ने टिकट दिया है और बहुत मुश्किल था। लंबी एक्सरसाइज पार्टी कर रही थी। पिछले लगातार पिछले 3 महीने से सर्वे चल रहे थे। 1 साल से तो कमलनाथ के सर्वे कर रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वो लगातार सर्वे के जरिए पूरी रिपोर्ट प्रत्याशियों की दावेदारों की ले रहे थे। और इस बीच में पिछले 48 घंटे से हम, आप और तमाम दावेदार लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये तय था कि कांग्रेस बहुत बारीकी से कदम रख रही है। कांग्रेस किसी भी सूरत में रिस्क किसी भी तरीके का नहीं लेना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ने सोच समझ के टिकट दिया। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस के लिए मतभेद जरूर सामने आए, और सबसे बड़ा मतभेद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच का नजर आया। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस ने जो इतनी लंबी टेबल एक्सरसाइज की है, उसका नतीजा स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त दर्शकों को। इतने बेहतरीन टिकट दिए, ज्योति पटेल, ये सब नए चेहरे हैं राहुल। और कांग्रेस पार्टी को ने जिस तरीके से दावा किया था, आधी आबादी को भी उतना ही प्रतिनिधित्व मिलेगा, ओबीसी को भी उतना ही मौका मिलेगा, और SC ST हर दल को, हर वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व पार्टी देगी। तो इन सब चीजों में कम से कम कांग्रेस फिलहाल मुझे कामयाब होती दिख रही है। हालांकि एक बात और है राहुल, जो ये आशंका जताई जा रही थी कि इस बार सिटिंग MLA के टिकट कटेंगे, लेकिन वो अंदेशा कम ही साबित हुआ। मुझे लगता है कि 144 और ये 88 अगर सीटों को मान लिया जाए तो लगभग अभी भी 8 सीटें बाकी हैं। तो 230 में से 8 सीटों में मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 से 7 विधायकों को टिकट कटाया है। सुनीता पटेल जो कि गाडरवारा के MLA हैं, उनका टिकट फिलहाल मुझे लगता है अनाउंस नहीं हुआ है। एक उन्हीं के टिकट पर संकट है। बाकी लगभग 5 से 7 मौजूदा विधायकों को छोड़ तो लगभग सबका टिकट कंफर्म हो चुका है। तो बहुत चौंकाने वाली लिस्ट है। अगर मैं इस बार जी बिल्कुल नवीन, आपको यहाँ पर रोकेंगे और हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कि 88 नाम यहाँ पर दूसरी सूची में कांग्रेस ने तय कर लिए हैं। साथ ही यहाँ पर जैसा सर्वे की बात हो रही थी और जिस तरीके से नवीन बता रहे हैं कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन नहीं कटे। जाहिर सी बात है नवीन, क्योंकि 2018 के चुनाव में हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम विधायकों ने प्रदर्शन किया था, कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा। शायद एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो विधायक सिटिंग MLA की जो टिकट काटने की बात सामने आ रही थी वो नहीं देखने को मिली इस सूची में। देखिए, कांग्रेस किसी भी सूरत में सत्ता में वापसी चाहती है राहुल। आपने टिकट देख के ये अंदाजा लगा लिया होगा। 144 सीटें जो डिक्लेयर हुई हैं, उन 144 में कांग्रेस ये मानती है कि उन्हीं 144 सीटों में पार्टी सरकार बना लेगी। लेकिन अभी ये जो 88 सीटें डिक्लेयर हुई है, इसके बाद और तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। अब चूंकि कल बीजेपी की भी सीटें डिक्लेयर होनी है, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की इन सीटों को देखकर अपनी रणनीति में बदलाव करेगी। और ये लोकतंत्र के लिए बेहतर भी है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट सामने आए और मध्य प्रदेश को एक बेहतर सरकार मिले, और मध्य प्रदेश को बेहतर सुशासन मिले और बेहतर से बेहतर विधायक मिले। दोनों ही पार्टियां जो है बहुत अच्छी कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इस बीच में जैसे हम आप चर्चा कर रहे थे राहुल की जातिगत समीकरण और बाकी सारी चीजों को ध्यान में बहुत बारीकी से रखा गया है। तो देखिए, आप सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया है। कुलदीप सिंह सिकरवार को टिकट इसलिए भी दिया गया है कि सुमावली में अच्छी खासी क्षत्रिय आबादी है, राजपूत वोट बैंक है, तो इसके मद्देनजर उनको टिकट दिया गया। मुरैना
मुरैना में गुर्जर वोट बैंक पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर थी, और सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाला जो वोट है राहुल, वहां पे गुर्जर समुदाय का है, गुर्जर आबादी जी। का है। तो राकेश मावई चूंकि गुर्जर समुदाय से ही है, सिटिंग एमएलए, हो सकता है कि उनके खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर हो, तो उनके बजाय दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया। दिनेश गुर्जर लगातार भोपाल में लॉबिंग कर रहे थे अपने टिकट को लेकर, मजबूती से सामने खड़े थे, और दिनेश गुर्जर से परसों ही हमारी मुलाकात भी हुई थी, और हमने उनको ये आश्वस्त भी किया था कि आपको टिकट मिलने वाला है, आप तैयारी रखिए। हम्म। और आज देखिए टिकट में उनका नाम। बिल्कुल नवीन, और जिस तरीके से ये सारे नाम सामने आए, आधी आबादी की हम बात कर रहे थे नवीन, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि बीजेपी ने एक तरीके से एक दांव खेला था महिला आरक्षण की बात, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा भी होती रही, देशव्यापी चर्चा होती रही। क्या कांग्रेस की अब जो सूची आ रही है दूसरी सूची में भी, क्या उसका रिफ्लेक्शन दिखता है नवीन? देखिए बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बताया, बीना से निर्मला खत्री स्क्रीन पे इस वक्त नाम चल रहा है, खुरई से रक्षा राजपूत इस वक्त नाम चल रहा है स्क्रीन पर। तो ये महिलाएं हैं, और सब नौजवान महिलाएं। सागर से निधि जैन है, पूर्व महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। 3 नाम लगातार हमारे स्क्रीन पर चले हैं राहुल। तो ये बताता है कि जिस महिला आरक्षण बिल को, बीजेपी का जो बड़ा एजेंडा था महिला आरक्षण बिल, उसको ध्वस्त करने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस तरीके से कदम उठाया है। लगातार महिलाओं को टिकट दिया है। 3 नाम जैसे मैंने बताया, इसके अलावा अगर मैं और आपको नाम बताऊं तो रक्षा राजपूत के अलावा निधि जैन है ही, जैसे मैंने आपको नाम। श्रीमती कमलेश सिंह का भी नाम है इसमें। बिल्कुल, लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं। सौरभ सिंह, अभिषेक, कई सारी महिलाओं को टिकट दिया है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 16 से 17 टिकट दिए थे। देखिए, अच्छा मैं एक नाम भूल रहा था, रानी अहिरवार है कुरवाई से। ये कुरवाई से हैं, और क्योंकि ऐसी सीट है उनको भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा राहुल, चौंकाने वाली 2-3 नाम और नजर आ रहे हैं। गोविंदपुरा से रविंद्र साहू को टिकट दिया गया, रविंद्र साहू झूमर वाला। ये दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, और यहाँ पर एक बड़ा पैनल फंसा हुआ था। आज शाम को हमने बताया था कि रविंद्र साहू को टिकट मिलने वाला, उनको भी टिकट मिला। और पीसी शर्मा दक्षिण पश्चिम के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, और चूंकि एक पेज फंसा हुआ था कि पीसी शर्मा को टिकट मिलेगा या फिर संजीव सक्सेना को टिकट मिलेगा, लेकिन पीसी शर्मा का टिकट फाइनल हो गया है। और भोपाल से ही हुजूर विधानसभा सीट से नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट मिला है। नरेश ज्ञानचंदानी 2018 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। शैलेंद्र पटेल का टिकट मिला इछावर से, ये पूर्व विधायक हैं, 2013 के विधायक थे। और गिरीश भंडारी नरसिंहगढ़ सिंह को टिकट मिला है 2013 में, ये भी विधायक रह चुके हैं। तो राजकुमार पटेल को भोजपुर से टिकट मिला है, ये भी बड़ा नाम है। शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी से राजकुमार पटेल विधायक रह चुके हैं, और दिग्विजय सिंह की सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो ये सब बड़े नाम हैं। परासिया से देखिए, अब अगर मैं आपको कमलनाथ के जिले में ले चलूं जी राहुल, तो देखिए नारदेव से सुनील उइके को टिकट मिला, जिसका नाम का ऐलान हम पहले कर चुके थे। कमलेश शाह को टिकट मिला, इनका भी नाम का ऐलान हम पहले कर चुके थे। सुजीत सिंह को टिकट मिला है, चौरई से विजय चौरे 64 से हैं, और सोहन वाल्मीकि परासिया से हैं। इसके अलावा पांडुरना से नीलेश उइके, ये भी नाम आज हम दोपहर 2 बजे, ये सारे 5 नाम जो छिंदवाड़ा जिले के मैंने बताए हैं, वो 5 नाम आज हम दिन में दे चुके हैं। चौंकाने वाला नाम भोजपुर से सुरेंद्र पटवा, सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा की टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है। इस बीच में कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भोपाल उत्तर से भी एक चौंकाने वाला नाम है राहुल, दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आरिफ अकील, पूर्व गैस राहत मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के सबसे सीनियर लीडर हैं। क्योंकि उनकी तबीयत बहुत नासाज चल रही है, इस वजह से उनको टिकट उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो इस बार उनकी जगह उनके बेटे को, आतिफ अकील को टिकट दिया गया। आतिफ अकील को इसलिए भी टिकट दिया गया है कि आरिफ अकील की ये मांग थी कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन उनके भाई आमिर अकील भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और परिवार में बड़ा खींचातानी चल रही थी टिकट को लेकर। तो ये आरिफ अकील अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। लगातार पूरे राजनीतिक जीवन में आमिर अकील ने जितना साथ दिया उनका, आरिफ अकील का, लेकिन वो एन मौके पर
अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं। 88 टिकट आ गई है राहुल, 144 पहले थी, 88 अब आ गई। अब लगभग 7 से 8 सीटें बची हुई हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। और फिलहाल जैसे मंडला से अशोक मस्कोले हैं, मौजूदा विधायक है, उनको टिकट दे दिया पार्टी ने। तिलक राज सिंह है, मानपुर एसटी की सीट है, उनसे नीरज बघेल अभी बीजेपी में आए हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे राहुल, उनको संजय पाठक के खिलाफ पार्टी ने टिकट दिया। बिल्कुल। और नवीन, हमारे दर्शकों को ये बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद जिस तरीके से विरोध और बगावत का दौर चला और उसके बाद ये बैठक, कई दौर के बैठक के बाद ये नाम तय किए गए हैं। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था और 69 विधायकों को दोबारा इसमें प्रत्याशी बनाया गया। वही जो कह रहे हैं यहाँ पर नवीन की, यहाँ पर टिकट नहीं काटी गई सिटिंग एमएलएस की, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। 5 विधायकों के टिकट काटे गए। पहली सूची में अधिकतर जगह पर पूर्व प्रत्याशियों को ही मौका दिया गया और 88 नामों की सूची जारी की गई है। 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। दमोह में अवधेश नायक की जगह अब राजेंद्र भारती, पिछोर में शैलेंद्र सिंह की जगह अब अरविंद सिंह लोधी और गोटे गांव में शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति ये चुनाव लड़ेंगे, इन्हें दोबारा टिकट दिया गया है। और नवीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आज बैठकों के दौर की, क्योंकि विरोध काफी देखने को मिला था पहली सूची के बाद, लेकिन अब जो तय हुआ है, ये नाम जो तय हुए हैं, अगर अलग अलग पार्टी में ध्रुवों की बात करें नवीन, तो ये किस तरीके से इसमें समझा जाए इस लिस्ट में के बाद कि किन किन लोगों के नामों के पीछे को तय करने के पीछे किन किन बड़े नेताओं की यहाँ पर पार्टी में मीटिंग में ये चली है और उन्होंने इन नामों को तय किया है। नवीन जी जी राहुल, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। नवीन, क्योंकि बैठकों का दौर चला, हमने देखा कि पहली सूची के बाद कई सीटों पर विरोध भी हुआ, बगावत का दौर भी देखने को मिला, उसके बाद कुछ नामों को हटाया भी गया। अब ये माना जाए कि अगर ये 88 नाम सामने आए नवीन, तो किन बड़े नेताओं का इसमें खास तौर पर ध्यान रहा है, किन बड़े नेताओं की इसमें चली है, क्या कह सकते हैं इसमें नवीन? देखिए, अभी तक जो 2 सूची आई है कांग्रेस पार्टी की, 144 और 88, ये दोनों सूचियों में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की चली है। कमलनाथ की पसंद के लगभग सारे चेहरे हैं। कमलनाथ के अलावा कुछ हिस्सा अगर माना जाए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, आला कमान राहुल गांधी, इनको अगर एक कोटे में रखा जाए राहुल, जिसमें उस कोटे में खड़गे साहब भी आते हैं, राहुल गांधी भी आते हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आते हैं, तो इनको अगर एक कोटा इनको अलग से रखा जाए तो इनकी कुछ चली है। लेकिन 60-70% कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की चली है। तो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो छत्रप है, इन्होंने मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत अच्छा काम किया है। दोनों ने ही एक दूसरे की सहमति से ही टिकट डिक्लेयर किए हैं, सुझाव दिए हैं और उन्हीं लोगों को पार्टी ने सहमति जताई है। कुछ एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको लेकर राहुल गांधी का सर्वे, रणजीत सिंह सुरजेवाला का सर्वे में नाम आया था, उनको जरूर पार्टी ने टिकट दे दिया है। लेकिन ये माना जा सकता है कि बिना मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समन्वय के आला कमान ने अपनी मनमर्जी नहीं की है। आला कमान ने बहुत मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को, मध्य प्रदेश की लोकल लीडरशिप को, और इस लीडरशिप की सिफारिशों पर ही कांग्रेस पार्टी ने पूरे टिकट बांटे हैं। तो नवीन, जिस तरीके से पहली सूची आने के बाद जो विरोध देखने को मिला, कुछ नाम काटने भी पड़े, बदलने पड़े हैं, तो क्या ये दूसरी सूची आने के बाद भी क्या कोई किसी तरीके का विरोध हो सकता है नवीन, ऐसा लगता है? देखिए राहुल, 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 5000 बायोडेटा गए थे। हर सीट पे लगभग 15 से ज्यादा दावेदार थे और इन्हीं दावेदारों को लेकर कमलनाथ भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जाहिर है कि एक को टिकट मिलेगा, 14 नाराज होंगे और कुछ दिनों तक इनका विरोध नजर आएगा। तो विरोध होने के बाद मनाने की जिम्मेदारी जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर्स की है। इन सीनियर लीडर्स में कौन है? कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, रामेश्वर निखरा है, अरुण यादव है, अजय सिंह राहुल है, सुरेश पटौरी है। ये जो सीनियर लीडर्स की पूरी टीम है, गैलेक्सी है, तो ये सब नाराज दावेदारों को जिनके टिकट कट गए हैं उनको मनाने का काम करेगी। तो ये बड़ी बात है। कांग्रेस पहले से तैयार थी, उनको पता था कि एक टिकट आएगा, बाकी 14 लोग नाराज होंगे, तो उनको मनाने के लिए किस तरीके से हमें काम करना है। तो उन 14 लोग को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले से तैयारी कर रखी है, पहले से लीडरशिप को डिप्लॉय कर रखा है। अब देखिए, इस वक्त हम आप सब बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कई जिनके टिकट कटे हैं उन लोगों के फोन कमलनाथ के पास जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह के पास जा रहे हैं, और हो सकता है कि इसी बीच में दिग्विजय सिंह ने उनको मनाना बुझाना भी शुरू कर दिया। 2018 में दिग्विजय सिंह ही कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन थे,
मध्य जी। प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने समन्वय बनाया, जिनके टिकट कटे उनको सबको पार्टी में एकजुट रखा, एक फ्रंट पर रखा, और उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने निभाई थी, कमलनाथ ने निभाई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी। लेकिन अब ये जिम्मेदारी और सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पास है, और दोनों की कोशिश है कि किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जाए, और जो नाराज लोग हैं उनको जल्द से जल्द वक्त रहते मनाया, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 28 से 29 दिनों का वक्त रहा है, बच बिल्कुल। गया है। तो ऐसे में नाराजगी कल से नजर आएगी। अभी हालांकि कुछ देर में जैसे जैसे ये हमारे स्क्रीनशॉट शेयर होंगे, वायरल होंगे, हमारी खबर वायरल होगी, नाराज दावेदार इसी आधार पे अपने नेताओं से, अपनी लीडरशिप से शिकायत करेंगे, नाराजगी जाहिर करेंगे, और कल तक विरोध थोड़ा और तेज होगा। लेकिन ये कांग्रेस दावा कर रही है कि हम वक्त रहते सभी को मना लेंगे, और ऐसी किसी तरीके की कोई नाराजगी होने नहीं देंगे, और सत्ता में वापसी कांग्रेस मान के चल रही है कि 144 और 88 की जो दो लिस्टें हैं, इन लिस्ट के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस तय मान के चल रही है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है। नवीन, जिस तरीके से हम सूची पर चर्चा करें 88 नामों की घोषणा के साथ ही आपको कौन कौन से ऐसे बड़े नाम नजर आ रहे हैं जो कि इसमें सूची में शामिल हैं और जिन पर कांग्रेस ने लगातार दांव खेला है, और ये आने वाले समय में, वैसे आप कह रहे हैं कि इतने मंथन किया गया, इस पर चर्चा हुई है, तो कौन कौन से ऐसे बड़े नाम नजर आ रहे हैं इस पूरी सूची में? देखिए, मैं लाइन से नाम लेते चलूंगा तो दिनेश गुर्जर एक बड़ा नाम है। 2018 में भी दावेदारी कर रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला। 2020 में उपचुनाव हुआ राहुल, वहां भी इनको टिकट नहीं मिला। 2023 में इनको टिकट मिला, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा रविंद्र सिंह तोमर है, दूसरा ही नाम है, दिमनी से है। दिमनी से चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी बार इनको टिकट मिला है। एक बार के विधायक है और दूसरी बार इनको भरोसा जताया गया है। हालांकि बीच में राहुल ये भी खबरें चल रही थी कि ये बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी से पहले टिकट अनाउंस हो गया, नरेंद्र सिंह तोमर खुद चुनाव लड़ने लग गए, इसलिए अब इनका टिकट रविंद्र सिंह तोमर को यहाँ मिला। यहाँ बहुत चतुष्कोणीय मुकाबला है। यहाँ पे 3 क्षत्रिय उम्मीदवार हैं और एक बसपा से ब्राह्मण उम्मीदवार है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है राहुल। चौधरी राकेश चतुर्वेदी हैं भिंड से, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी के पुराने मेंबर हैं, बीजेपी में चले गए थे लेकिन कांग्रेस में आ गए हैं। राहुल, अजय सिंह राहुल के धुर विरोधी रहे, लेकिन अजय सिंह राहुल अब इनके मेल बन गए, हाथ मिल चुके हैं जी। इसके अलावा राजेंद्र भारती, इस व्यक्ति का नाम, इस प्रत्याशी के नाम की चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि राजेंद्र भारती गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं राहुल। 100 से ज्यादा इन पर आपराधिक प्रकरण है और ये दावा कर रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने और खासकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इनके पूरे परिवार पर केस लादे हैं और फर्जी मुकदमे किए हैं। और अवधेश नायक को पार्टी ने टिकट दे दिया था, लेकिन इनका टिकट बदल दिया गया इनकी ईमानदारी, इनकी निष्ठा को देखते हुए। जी। पिछोर से अरविंद सिंह लोधी, पिछोर चूंकि 6 बार के विधायक सिटिंग एमएलए थे केपी सिंह, वो अपनी सीट छोड़कर शिवपुरी चले गए हैं। माना जा रहा था कि उनको इधर से वापस शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया। इसके अलावा चौंकाने वाले थोड़े नाम जरूर लूंगा मैं, रक्षा राजपूत, निर्मला सप्रे और ज्योति पटेल। ये 3 महिलाएं हैं, तीनों नौजवान महिलाएं हैं और तीनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो इनके नाम है बीना खुरई और रहली से हैं, निर्मला सप्रे, रक्षा राजपूत और ज्योति पटेल, और जिला पंचायत, जनपद पंचायत की सदस्य हैं राहुल। 30 से 35 साल की उम्र है इनकी जी। इसके अलावा धर्मेश भाई, चूंकि राहुल, अजय सिंह राहुल के टीम के हैं, सिमरिया वाला नाम लेना बहुत जरूरी है। 2013 में इनकी पत्नी नीलम मिश्रा विधायक रह चुकी हैं, इसके पहले वो विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। और राहुल बड़ा इंटरेस्टिंग है, महीने भर पहले ही ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे और 1 महीने बाद, मतलब कल ही ये वापस कांग्रेस में शामिल हुए और आज इनको टिकट मिल गया। तो बड़े खुशकिस्मत है और इनका विरोध आज ही रीवा जिले में हुआ, सिमरिया में। इसके अलावा अभय मिश्रा का नाम मैंने लिया, राजेंद्र शर्मा रीवा से हैं, ज्ञान सिंह, सुनील स्वराज कोतमा से हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, इनका टिकट संकट में था लेकिन इनको टिकट मिल गया। बांधवगढ़ से सावित्री सिंह है, मानपुर से तिलक राज सिंह है, नीरज बघेल का नाम ले चुके, मिथिलेश जैन फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव हारे थे, 2018 का चुनाव हारे थे, फिर 2023 में मिथिलेश जैन को टिकट मिल गया। ये कटनी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष थे, मतलब पार्षद कह सकते हैं, पिछले 3 बार के पार्षद थे, इनको टिकट मिथिलेश जैन को मिल गया है और वो भी वीडी शर्मा की लोकसभा क्षेत्र में ये पार्षद है। ये
इसके अलावा अशोक मस्कोले पेशे से डॉक्टर हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, इनको टिकट मिला है। अब बागली से गोपाल भोसले, इनको टिकट मिला है। और मैं अगर तीसरे पन्ने पे जाऊंगा, जो 88वीं वो है, जी। सबसे आखिरी नाम है जावद से समंदर सिंह पटेल का, जो जीतू पटवारी के बड़े नजदीकी हैं। जीतू पटवारी ने अपना रास्ता साफ करने के लिए इनको जावद से टिकट दिलवाया, सिफारिश की थी, इनको टिकट मिल गया। इसका मतलब राहुल से जीतू पटवारी थोड़ा सुरक्षित माने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं और अगर नाम लूं, पारस सखलेचा का, जैसे मैंने नाम बताया, पारस जी। सखलेचा बैंक के जो अभ्यर्थी होते थे उनको कोचिंग देने का काम करते थे। रतलाम जिले में इनका बड़ा अच्छा नाम है, बहुत इज्जत के साथ, सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। और ये विधायक भी रह चुके हैं इस बार के, और इनको फिर से पार्टी ने मौका दिया है। हालांकि ये बीच में नाराज होकर आम आदमी पार्टी या किसी दूसरे दल की तरफ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के साथ हैं। और जिस तरीके से पिछले 2020 के बाद से 2023 तक 3 सालों में जितने भी आरोप पत्र बीजेपी सरकार के खिलाफ विधानसभा में आए हैं, तो उसके मेकर यही रहे हैं पारस सखलेचा। सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। सत्यनारायण पटेल देखिए, प्रियंका गांधी के बड़े क्लोज हैं। उत्तर प्रदेश में सह सचिव थे प्रियंका गांधी, जब महासचिव थी, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश थी, उस समय को इंचार्ज सत्यनारायण पटेल थे। इंदौर 5 से इनको टिकट मिला, दिन में ही हमने बताया था। और दीपक पिंटू जोशी इंदौर 3 से इनको टिकट मिला है, इनके बारे में भी हमने दिन में बताया था। हीरालाल अलावा, इस नाम पे भी चर्चा बहुत जरूरी है राहुल। हीरालाल अलावा जयस के संरक्षक है, और 2018 में कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया था। भले ये जयस के थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया था और इनको मौका मिला। पीसी शर्मा दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के विधायक हैं, और दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के विधायक, और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में ये धर्मस्व मंत्री थे। इनको पार्टी ने टिकट दिया है। इनके टिकट पर संकट था, पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे कि इनको लग रहा था इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन आखिरकार इनको फाइनली टिकट मिल गया। और जैसे मैंने पहले बताया, आरिफ वकील ने अपने बेटे को, आतिफ वकील को टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल की है जी। इसके अलावा नीरज बघेल, जैसा मैंने पहले बताया, नीरज बघेल विजय राघवगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तिलकराज सिंह, कमलेश शाह, छिंदवाड़ा की अगर जैसे बात करें, छिंदवाड़ा की अब सारी सीटों पर ऐलान हो चुका। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे, सुनील उइके जुनारदेव से लड़ेंगे, परासिया से सोहन वाल्मीकि लड़ेंगे, सौंसर से विजय शाह, सौंसर से चौरई से सुजीत मीर सिंह लड़ेंगे, सौंसर से विजय चौरे लड़ेंगे, पांडुरना से नीलेश उइके लड़ेंगे। देखिए, पांडुरना और सौंसर, ये 2 सीटें कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये छिंदवाड़ा जिले का हिस्सा होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन दोनों को मिला के एक जिला बना दिया, पांडुरना और सौंसर। तो इस बार ये माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़ा डैमेज होगा, लेकिन कांग्रेस बड़ी उम्मीदों से है कि भले कितनी भी कोशिशें बीजेपी सरकार कर ले, लेकिन हमारे जो मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं, उनके परफॉर्मेंस की बदौलत ये दोनों सीटें हमारे पास आएंगी। मंडला से अशोक मस्कोले दूसरी बार के विधायक हैं। इनका भी नाम हमने पिछले 48 घंटे से हम लगातार चला रहे हैं, जब से हमने सिंगल पैनल के हम ये बता चुके थे कि किन किन सीटों पे सिंगल नाम बन चुके हैं। जिन 20-22 सीटों पे पेश फंसा था, उनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जितने सिंगल नाम वाले थे, तो देखिए स्क्रीन पर हमारी पहले से तैयारी थी कि इन्हीं लोगों को टिकट मिलना है, इसलिए हमने सबसे पहले फ्लैश स्क्रीन पर कर दिया था जैसे ही हमारी लिस्ट डिक्लेयर हुई, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी थी, हमारे पूरे सोर्सेज से ये बात कंफर्म हो चुकी थी, इतने इतने लोगों को टिकट मिलेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर यही है राहुल, 88 सीटों पे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, 144 सीटों पर पहले डिक्लेयर हो चुके थे। तो अब मुश्किल से मुझे लगता है 7-8 सीटें बची हैं, जिसके लिए हमें कुछ और दिन इंतजार करना होगा। और कल से परसों ये राहुल वही सीटें हैं जिसमें बहुत बारीक पेंच फंसा हुआ है, और ये इसमें से एक सीट जिसको ध्यान मुझे आ रहा है, खातेगांव है। खातेगांव से पूर्व मंत्री दीपक जोशी को लड़ाने के लिए कांग्रेस दिव्य सिंह दबाव बना रहे हैं, और दूसरी तरफ से एक दूसरे दिग्गज नेता दबाव बना रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा मुश्किल में ये पेंच फंसा हुआ है, लेकिन उम्मीद है जल्दी ये भी क्लियर होंगी सीटें। बिल्कुल नवीन, और जिस तरीके से 88 नामों की घोषणा यहाँ पर कांग्रेस ने की, 144 नाम पहली सूची पे और 88 नामों की घोषणा आज हो गई, और 69 विधायकों को दोबारा प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। 5 विधायकों के टिकट काटे हैं। पहली सूची में अधिकतर जगह पर पूर्व प्रत्याशियों को मौका दिया था, और अब जो 88 प्रत्याशियों की सूची जारी, 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। कांग्रेस ने दमोह में अवधेश नायक की जगह अब राजेंद्र भारती चुनाव लड़ेंगे, पिछोर में शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी, और गोटे गांव में शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को दोबारा टिकट दिया गया। और ये ग्राफिक्स के जरिए टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे जो दर्शक है, इस वक्त तमाम नाम है जो 88 नाम जो अभी दूसरी सूची में जारी हुए हैं, हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। दीपक
जोशी खातेगांव से उन्हें टिकट दिया गया है, ये मैदान में होंगे। और साथ ही पीसी शर्मा भोपाल दक्षिण पश्चिम से, और जैसा कि नवीन बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को लेकर चिंता थी कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरकार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये वो नाम है जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। पंकज कनेरिया गुना से चुनावी मैदान पर होंगे, और इसी तरीके से दूसरे नाम भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। केशव देसाई गोहद से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो रवि हमारे सहयोगी इस वक्त, रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रवि, इंदौर 3 से दीपक पिंटू जोशी और इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल के अलावा मऊ से भी रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया है। यहाँ पर उज्जैन दक्षिण से चेतन यादव पर दांव लगाया इस बार कांग्रेस ने। क्या सोच रही है इन प्रत्याशियों के चयन के पीछे रवि? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मालवा निमाड़ में कांग्रेस ने टिकट्स का वितरण किया है, इसमें साफ तौर पर एक बात जाहिर है कि वे प्रत्याशी जो क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, उन पर ही फोकस रखते हुए पार्टी ने जो है टिकट दिया है। लेकिन एक बात और यह भी है कि पार्टी ने इस बार कुछ टिकट्स भी काटे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अगर महू के पास अगर हम जाते हैं तो महू में अगर पिछली बार देखें तो अंतर सिंह दरबार जो कि क्षेत्र के बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं, और इस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। उनकी जगह पर रामकृष्ण शुक्ला जो है उनको टिकट दिया है, जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और जो अभी इस वाली सूची में अगर जो हमने देखा तो उसमें एक बात ये साफ है कि जो बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको मौका जरूर मिला है। बदनावर से आप देखेंगे तो भंवर सिंह शेखावत, जो कि अगर बात करें तो जो बीजेपी में थे, बीजेपी के एक बड़े नाम थे, कद्दावर नेता माने जाते हैं भंवर सिंह शेखावत, उनको राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के सामने उतारा गया है, जो कि उद्योग मंत्री रहे शिवराज सरकार में। और ऐसे में भंवर सिंह शेखावत जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे और उनकी काफी अटकलें भी बीच में चलती रही थी कि वह बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस बात पर ही उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी कि कांग्रेस उन्हें बदनावर से टिकट दे, और उनकी मन की इच्छा जो है वो कांग्रेस ने यहाँ पर पूरी की है और बदनावर से उन्हें राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के सामने उतारा है। उधर अगर हम बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर पिछली बार जो निर्दलीय विधायक रहे हैं सुरेंद्र सिंह सेरा, उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि बड़नगर से टिंकू सिंह जो है उनको ये एक एसटी चेहरा है, और यहाँ से ज्ञानसिंह रावत जो है कांग्रेस के जो पिछले बार के विधायक रहे हैं, उनका टिकट काट कर इस बार एसटी सीट को, यानी कि आदिवासी सीट, आदिवासी जो चेहरा है, और ये सबसे बड़ी बात है कि जेएस के जिला अध्यक्ष हैं बड़नगर में, उनको मौका दिया गया है, उनको मैदान में उतारा है। तो जेएस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए और आदिवासी युवाओं में जो ऐसे फेमस चेहरे हैं जो युवाओं को आकर्षित करते हैं और आदिवासियों को खासकर आकर्षित मैदान में उतारने की बात करें तो सत्यनारायण पटेल को तो पिछली बार 5 नंबर से टिकट मिला था, इस बार भी उन्हें टिकट मिला है, क्योंकि उनकी अगर हार की हम बात कर लें तो अश्विन सामने बीजेपी से महेंद्र हाड़िया ने उन्हें तकरीबन 950 वोटों से हराया। 900 से 1100 वोट के बीच में एक आंकड़ा था जिसके इतने वोट से उन्हें हराया था। लेकिन इस बार उनकी तैयारी भी काफी क्षेत्र से मजबूत है। बीजेपी कौन 5 नंबर में अपना चेहरा उतारती है, एक बात है। 3 नंबर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 3 नंबर विधानसभा में चाचा भतीजा की लड़ाई जो थी वो खुलकर सामने आ गई थी। अश्विन जोशी भी अपने टिकट को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने युवा पिंटू जोशी को टिकट दिया है, और पिंटू जोशी की दावेदारी लंबे समय से मानी जा रही थी। एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को साफ किया था कि पिंटू जोशी भी 3 नंबर से दावेदार हो सकते हैं, और अंतिम मोहर लगने के बाद में पिंटू जोशी को खासकर 3 नंबर से मैदान में उतार दिया है। तो ये जिस तरीके के समीकरण है, इस बार काफी गहन चिंतन और गहन एक समीकरण जिस तरीके के बन रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए और जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उन पर खासा फोकस गया है। एससी एसटी की बात कर ली जाए या फिर महिला सीट को लेकर बात की जाए, उनका भी मालवा निमाड़ में खासकर ध्यान रखा गया। और इस बार अगर हम बात करें पिछली बार जिस तरीके से पूरे मालवा निमाड़ में 35 सीट और फिर 3 अन्य सीट, ऐसे 38 सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी, तो इस बार भी बीजेपी का जो लक्ष्य है वो यही है कि इस बार भी पिछली बार 2018 की तरह 35 से 40 और इस बार तो 40 प्लस का एक आंकड़ा जो है वो मालवा निमाड़ को लेकर जो है चल रही है कांग्रेस। और इसी के तहत ये जो टिकट वितरण हुआ है वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो है वो सीधे सीधे मजबूत तौर पर बीजेपी को टक्कर देने की है। जी
जी रवि, आप बता रहे हैं जिस तरीके से काफी गहन मंथन के बाद इन नामों को तय किया गया, लेकिन रवि हमने देखा कि पहली सूची जारी होने के बाद कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला, कहीं पर प्रत्याशी भी बदले गए, इस दूसरे टिकट में वो दिख रहा है, नजर भी आ रहा है। क्या ये जो 88 नाम आप देख पा रहे हैं, क्या इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या इसी तरीके का कोई संभावना बनती नजर आ रही है जहां पर शायद विरोध हो सकता है, और अगर हो रहा है या होने वाला है तो इस पर किस तरीके से कांग्रेस ने कंट्रोल किया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि दिग्विजय राजा की बात कर लें, दिग्विजय सिंह की बात करें, राज्यसभा सांसद, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा ये मालवा निमाड़ की सीटों पर रहती है। ग्यारसीलाल रावत की अगर बात कर ले तो जिस तरीके से ग्यारसीलाल रावत का टिकट कटा है तो कहीं ना कहीं एक विरोध का स्वर तो उठेगा ही, क्योंकि उनकी टिकट काट के जयेश के जिलाध्यक्ष को टिकट दिया है और पिछली बार के मजबूत कैंडिडेट है, और इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोधाभास यहाँ पर देखने को जरूर मिल सकता है। अश्विन जोशी भले खुलकर मैदान में ना आए, लेकिन एक मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर जरूर मिलेगी, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान जब अश्विन जोशी के जिंदाबाद के नारे लगे थे तो साफ तौर पर दिग्विजय सिंह ने सभी को डांटते हुए हॉल से बाहर कर दिया था कि जितने भी समर्थक है वो बाहर निकल जाए, इस प्रकार की अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये जो सीट्स हैं जहां पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके के विरोधाभास वाली चीजें सामने आएंगी, उसको लेकर खासकर इस बेल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, मालवा निमाड़ की बेल्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अरुण यादव फैक्टर और दिग्विजय सिंह फैक्टर ये काफी काम करता है, और इनको डैमेज कंट्रोल, यानी कि इन्हें जो इनके बीच में अगर हम बात कर ली जाए तो जितने भी मनमुटाव की चीजें सामने आएगी उनको डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी भी पहले ही आला कमान ने अपनी मीटिंग के दौरान साफ कर दिया गया था कि इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी थी और उसका ही नतीजा रहा था कि कांग्रेस ने 2018 में अपनी सरकार बनाई थी, तो इस बार भी जितनी भी सीटों पे बगावत, जितनी भी सीटों पर अगर बात की जाए तो जो टिकट डिक्लेरेशन हो गया है उसके बाद जो उस पर उम्मीदवार थे, क्योंकि इस बार भी हम बात करें तो जो इस बार फिलहाल कांग्रेस की सीटों पर खासकर अगर हम बात करें, अभी तक की जो सीटें जारी हुई मालवा निमाड़ की हम बात कर लेते हैं, अगर पूरी इन 88 नामों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस की सीटों और बीजेपी की सीटों का अगर हम आकलन कर ले तो कांग्रेस में मनमुटाव या फिर इस प्रकार के विरोधाभासी जो चीजें या विरोध जो है वो बीजेपी के मुकाबले कम देखने को मिले हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स अभी फिलहाल बदले गए हैं उनका विरोध देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन पहली लिस्ट जारी हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं जितने भी संगठन, यदि अगर बात कर ले कमलनाथ की बात कर लें या फिर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की बात कर लें, उन्होंने सीधे कैंडिडेट्स को फोन लगाकर और उनके साथ में जो दावेदार खड़े हुए थे उनको सीधे फोन लगाकर इस बात का भरोसा जरूर दिलवाया है कि अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और हमें अभी फिलहाल है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, इसलिए जितने भी कैंडिडेट जो विरोधाभासी थे या जो विरोध कर रहे थे उनको सीधे कमलनाथ का फोन गया है, उनको सीधे दिग्विजय सिंह का फोन गया है, और सीधे क्योंकि अगर बड़े नेता का फोन आता है तो कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस लूज होता है किसी भी नेता का, वो एक डबल साइडेड कम्युनिकेशन जो होता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है बड़े नेता के साथ में, तो कहीं ना कहीं इस बात का फर्क जरूर पड़ता है। तो इस बार इन सीटों पे अगर खासकर मालवा निमाड़ की बात कर ली जाए तो पिछली बार की स्ट्रेटेजी के साथ साथ इस बार जो आदिवासी वोटर्स हैं, जो एसटी वोटर हैं, उन पर ज्यादा फोकस इस बार बीजेपी ने किया है, माफ कीजिएगा कांग्रेस ने किया है, और उसी के तहत ये जो टिकट जो दिए गए हैं वो टिकट का वितरण जो हम देख रहे हैं, चाहे उज्जैन दक्षिण की हम बात कर लें, चाहे बदनावर की बात कर लें, चाहे हम दीपक जोशी की बात कर लें जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, उनको खाते गांव से टिकट दिया है, तो ऐसे में वो बड़े चेहरे जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे उनको भी कांग्रेस ने निराश नहीं किया है और उनको भी अपने साथ में लाने का काम किया है, ताकि उस क्षेत्र की जो मजबूत पकड़ को रखते हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल पाए, और यही इन पूरी टिकट बंटवारे में हमको साफ नजर होता दिखा है। जी बिल्कुल, इस वक्त नवीन भी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और हम लगातार बता रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। पहली सूची में 144 नाम सामने आए थे और उसके बाद बाकी बचे हुए 86 सीटों पर लगातार मंथन चल रहा था। जो दूसरी सूची आई है इसमें 88 लोगों के नाम है, जिसमें से इसलिए 88 कि 2 सीटों पर रिप्लेसमेंट आया है। दतिया से जहां विरोध हो रहा था, राजेंद्र भारती के समर्थक बड़ी संख्या में लगातार पीसीसी के दफ्तर भी पहुंच रहे थे और जगह जगह विरोध हो रहा था, इसलिए क्योंकि राजेंद्र भारती का टिकट यहां से काट दिया गया था और अवधेश नायक को यहां से टिकट दिया गया था। अवधेश नायक हाल ही में करीब 1-1.5 महीना का वक्त हुआ है राहुल, जब ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और उन्हें वहां से टिकट दिया था। और दतिया इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि नरोत्तम मिश्र
यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और नरोत्तम मिश्र के सामने यहाँ से जब अवधेश नायक को टिकट दिया तो राजेंद्र भारती लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के चेहरे रहे हैं, काम कर रहे हैं। पिछला चुनाव बहुत कम मार्जिन से, महज 1800 वोटों से ये चुनाव हारे थे, इसलिए पार्टी ने दोबारा विचार किया और राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा है। इसी तरह से नर्मदा प्रसाद प्रजापति, एनपी प्रजापति विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। जब कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त भी उनको टिकट नहीं दिया गया था, जिसको लेकर नाराजगी स्थानीय स्तर पर भी आ रही थी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस बात को लेकर आपत्ति जता चुके थे। तो शेखर चौधरी का टिकट काटकर उनकी जगह पर नर्मदा प्रसाद प्रजापति को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बिल्कुल, और यही विरोध था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई दौर की बैठकें भी हुई, विचार मंथन हुआ और ये कोशिश की गई है कि इस बार भी अगर ये सूची जारी होती तो किसी तरीके का विरोध देखने को ना मिले। नवीन, जिस तरीके से बता रहे थे आपके आने के पहले हितेश जी जिस तरीके से बात हो रही थी, ये तमाम बातों का ख्याल इस बार रखा गया, काफ़ी मंथन किया गया, तब ये नाम तय हो पाए। बिल्कुल, नवीन के पास एक बार फिर से रुक कर सकते हैं। नवीन हमारे साथ में लगातार बने हुए। नवीन, एक बार जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, चूंकि देर रात ये सूची जारी हुई है और ऐसे में अचानक लोगों को जानकारियां मिल रही है, तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि ये जो सूची आई है 88 उम्मीदवारों की, जिसमें 2 रिप्लेसमेंट हैं, इस सूची को किस तरह से देखा जाए? चूंकि पहली सूची में कई जगहों पर विरोध की चीजें भी निकल के सामने आई थी, पार्टी ने कई जगहों पर चौंकाया भी था, कई नए चेहरों को उतारा है और कुछ सिटिंग एमएलएस के टिकट भी काटे गए हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये जो सूची अभी दूसरी जारी की गई है इसमें? देखिए, पिछले इतवार से अब तक लगातार कांग्रेस जो है मास्टर स्ट्रोक कर रही है। इतवार के दिन कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की सूची एक बार में जारी कर दी, जब बीजेपी ने 39 और इस तरीके से सूची जारी की 3 से 4 बार में, जबकि कांग्रेस ने पहली सूची 144। फिर इसके बाद कांग्रेस का वचन पत्र आया, बीच में कांग्रेस ने सोमवार को कई सारे बीजेपी के बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग कराई और अब आज एक बार में ही 88 सीटें कांग्रेस ने जारी कर दी हैं। कुल मिलाकर पूरी 230 सीटें कांग्रेस की हो चुकी हैं। 2 सीटों पर रिशफल किया है, 2 सीटों पर रिप्लेसमेंट किया है। 9 बजे के बुलेटिन में हितेश जी आपसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो इन 2 सीटों को लेकर हमारी चर्चा हुई थी, दतिया की सीट को लेकर। तो जो ये लिस्ट जारी होने के पहले जो हमने दावा किया था कि दतिया से सीट बदलने वाली है, अवधेश नायक का विरोध है और राजेंद्र भारती चूंकि कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ काम किया, उनके खिलाफ दर्जनों केस झेले हैं और वो और उनका परिवार परेशान हुआ है। और रणजीत सिंह सुरजेवाला से 2 दिन पहले वो मुलाकात करके भी आए हैं और आज ही शाम को 7 बजे वो दतिया स्टेशन लौटे हैं। तो ऐसे में हमने 9 बजे बता दिया था कि राजेंद्र भारती का टिकट तय है, बस मुहर लगना बाकी है। तो मुहर लग गई है। आपको कुछ देर पहले जो लिस्ट आई है उसमें 2 जो सीटों में रिप्लेसमेंट हुआ है उसमें राजेंद्र भारती का नाम है। इसके अलावा एक सीट को लेकर हमने और चर्चा की थी हितेश की, पिछोर से टिकट कट सकती है शैलेंद्र सिंह की और इसको बनाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को और केपी सिंह को, इनको दी जा सकती है। हालांकि उसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। शैलेंद्र सिंह का टिकट कट गया है, अब दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया है, लोधी समाज से वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कुल मिला के जो ये सूची है, कांग्रेस का दावा है कि अब सरकार आसानी से कांग्रेस पार्टी बना रही है। हितेश, चूंकि आपने कहा कि कई सारे दर्शक लेट नाइट अब हमसे जुड़ रहे हैं, एक बार मैं शुरू से अगर पहले नाम से अगर शुरू करूं तो सबको एक छोटा छोटा ब्रीफ करना है, हमारे साथ जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी उनकी प्रोफाइल प्रत्याशियों की जान सकें। पहला नाम है हितेश कुलदीप। नवीन, थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा आपके कट के आ रहा है। मैं कोशिश करेंगे कि वो ऑडियो प्रॉपर हमें मिलने लगे, लेकिन जिस तरह से आप ये बता रहे थे नवीन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि एक महत्वपूर्ण ये बात भी है क्योंकि इससे पहले जब हम मुखातिब हुए थे 9 बजे के बुलेटिन में और तभी ये जानकारी हमने दे दी थी कि राजेंद्र भारती को टिकट यहां पर दिया जा सकता है। इस बीच कमलनाथ का ट्वीट आ गया है। कमलनाथ ने एक्स पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने बचे हुए प्रत्याशियों 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं, ये उन्होंने अपने मैसेज में लिखा है। इन सबके बीच विजेंद्र पांडे हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विंध्य और महाकौशल पर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल। और इन सब के बीच विजेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो सूची जारी हुई है इसमें विंध्य और महाकौशल के संदर्भ में जो नाम पहली सूची में नहीं आ पाए थे, उसके बाद जबलपुर कैंट में इसमें हम देख रहे हैं कि अभिषेक चौकसे को यहां पर मैदान में उतारा है, चूंकि ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में ये जो सूची आई है इसको किस तरह से आकलन कर रहे हैं आप विजेंद्र?
बेशक इसमें जो सूची दूसरी जारी की है और तस्वीर साफ कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दी है कि 23 का मुकाबले में कौन उनके प्रत्याशी होंगे। सभी प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो गई है हितेश। और अगर अब हम हाइलाइट्स की बात करते हैं तो सबसे एक बड़ा चर्चा का विषय ये हो सकता है कि शेखर चौधरी को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से प्रत्याशी बनाया गया था, जो एसटी रिजर्व किया गया है। और शेखर चौधरी का टिकट काट के एनपी प्रजापति को फिर से प्रत्याशी बना दिया गया है। खासा विरोध हुआ था कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कैसे कांग्रेस काट सकती है, और उस विरोध के मद्देनजर एक संशोधन दूसरी सूची में हुआ जिसमें एनपी प्रजापति को फिर से प्रत्याशी बना दिया गया है। वहीं एक और बड़ा बदलाव है, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री जो कि मंडला की निवास सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका मुकाबले में सिटिंग एमएलए का चेहरा जो है वो बदल दिया गया है। कमल मर्सकोले वहां से विधायक हुआ करते थे जिनका मुकाबला फग्गन सिंह कुलस्ते से होना था, लेकिन ये सीट कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में बदल दी है। कमल मर्सकोले को अब निवास की बजाय मंडला से टिकट दिया गया है और चैन सिंह बरकड़े को निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते के मुकाबले उतारा गया है। चैन सिंह बरकड़े जो है वो निवास में जो नगर परिषद है उसके अभी अध्यक्ष चुने गए हैं, नए उम्र के हैं और ये माना जा रहा है कि निवास में उनका बढ़ता हुआ जनाधार है। और कमल मर्सकोले जो कि सिटिंग एमएलए थे, अब उनके पास विधानसभा क्षेत्र बदलकर चुनाव लड़ने की चुनौती होगी। और साथ ही साथ अगर हम बाकी सीटों की बात करते हैं, मसलन पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा की बात करते हैं, तो सभी सातों जो सिटिंग एमएलए थे, जिनमें एक तो स्वयं कमलनाथ शामिल है, तो बाकी 6 जो सिटिंग एमएलए हैं जिनके नाम होल्ड थे पहली सूची में, दूसरी सूची में तमाम सिटिंग एमएलए को मौका दिया गया है। उन पर फिर से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। यही स्थिति जो है बाकी जिलों की है, बालाघाट की भी यही स्थिति है। और जहां तक बात जबलपुर की आपने की, चूंकि महाकौशल का ये मुख्यालय है, 2 सीटें लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी हुई है। जबलपुर कैंट 1993 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी यहां जीत नहीं पाई है और पिछली 2 बार से जिन चेहरों पर भरोसा, पिछले 3 दशक से जिन चेहरों पर भरोसा जताया जा रहा था, कमोबेश बार बार वही चेहरे दावेदारी के लिए आ जाते थे। और अभिषेक चिंटू चौक से, जो कि कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है, शुरुआत में ये बीजेपी में हुआ करते थे, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली। पिछले 3 बार से टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। और चूंकि कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष है तो कांग्रेस को एक उम्मीद है कि कैंट से कुछ प्राणवायु जो है या अच्छा मुकाबला ये पेश कर पाएंगे अशोक रोहाणी के खिलाफ। वहीं पनागर सीट में सुशील तिवारी हिंदू, ये भी जो पनागर सीट है वो बीजेपी का गढ़ लंबे समय से बनी हुई है, तकरीबन 3 दशक की बात की जाए। यहाँ से राजेश पटेल को प्रत्याशी बनाया है, ये भी जिला पंचायत के सदस्य हैं और इनका जनाधार भी ग्रामीण क्षेत्र में माना जाता है। साथ ही साथ जो जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो उसको लेकर लगातार बात की जा रही थी कि यदि यहाँ से किसी पटेल समाज के किसी प्रत्याशी को उतारा जाएगा तो हालात जो है बेहतर कांग्रेस यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। तो उन तमाम जातिगत समीकरणों को भी साधते हुए पनागर सीट से सुशील तिवारी हिंदू भाजपा के मुकाबले में अब राजेश पटेल को उतारा गया है। लेकिन 2 बड़े हाईलाइट्स जो निकलकर सामने आते हैं, पहली बात एनपी प्रजापति को पहले टिकट काटना और उसके बाद दोबारा संशोधन करते हुए उनको टिकट दे देना, चुनाव मैदान में उतार देना। और दूसरी बात कमल मर्सकोले, जिन्हें मुकाबला फग्गन सिंह कुलस्ते से करना था, तो पार्टी ने उनका टिकट बदल दिया है, उनकी सीट बदल दी है। अब वो मंडला से चुनाव लड़ेंगे और चैन से बरकड़े को अब फग्गन सिंह कुलस्ते के मुकाबले उतारा गया है। जी ठीक है विजेंद्र, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी, वाकई में ये सबके बीच में ये जश्न की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है जगह जगह, चूंकि नाम बदले भी गए हैं और उसके अलावा कई जगहों पर नए नाम भी जारी हुए हैं। अभी सिर्फ टिकट का वितरण हुआ है, लेकिन देखिए जश्न मनाया जा रहा है ऐसे कि जैसे रिजल्ट आ गया। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि समर्थक हैं, समर्थक अपनी प्रतिक्रिया इसी तरह से जाहिर करते हैं, उनकी भावनाएं हैं इस तरह से निकल के सामने आई है कि अब जश्न मनाया जा रहा है कई जगहों पर। चूंकि प्रत्याशियों की सूची आ गई, 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें 3 नाम मोटे मोटे तौर पर बदले गए हैं, जिसमें एक सीट का जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो दतिया से राजेंद्र भारती को फिर से टिकट दे दिया गया है। पिछला चुनाव दतिया से राजेंद्र भारती ने लड़ा था और नरोत्तम मिश्र को बहुत क्लोज फाइट तक लेके गए थे, लेकिन 1800 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस वजह से उनके समर्थक ज्यादा नाराज थे कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 15 सालों से यहाँ पर सक्रिय है
और ऐसी स्थिति में उनका टिकट काट दिया गया। दूसरी तरफ अरविंद सिंह लोधी को अब जगह टिकट दी गई है पिछोर से। शैलेंद्र सिंह को यहां पर उनकी जगह पर अरविंद सिंह लोधी को मैदान में उतारा गया है। तो शिवपुरी जिले की एक महत्वपूर्ण सीट यहां पर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि शिवपुरी से चूंकि केपी सिंह को टिकट दिया गया था और ये माना जा रहा था कि वो उन्हें पिछोर से टिकट मिल सकता है इन सब के बीच। और ये पीसी शर्मा के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक देखिए जश्न मना रहे हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से टिकट दे दिया गया है। भोपाल से ये चुनाव लड़ते हैं, भोपाल दक्षिण से, और यहाँ से इन्हें एक बार फिर से टिकट दे दिया गया है। पीसी शर्मा जब कमलनाथ सरकार में ये मंत्री भी थे और प्रमुख वक्ताओं में लगातार ये शामिल रहते हैं, पूरी मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और इनका टिकट भी फाइनल हो गया है। और आरिफ अकील के बेटे हैं, इनका टिकट भी फाइनल हो गया। ये आपने IBC 24 ने कल ही आपको इनका नाम बताया था कि इनका नाम फाइनल है और ये मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो भोपाल उत्तर से आतिफ अकील, ये आरिफ अकील के बेटे हैं। और देखिए आरिफ अकील को भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लंबे समय से पार्टी का यहाँ पर चेहरा रहे हैं और इस बार चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके उम्र का लिहाज करते हुए इस बार उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगी थी और आतिफ अकील को यहाँ पर टिकट मिल गई है और उनके समर्थक यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भोपाल दक्षिण पश्चिम की आपको सीट भी हमने दिखाई जहां पर पीसी शर्मा के समर्थक जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी एक बार फिर से नवीन कुमार सिंह जुड़ गए। नवीन, हम वही चर्चा कर रहे थे कि सीटों को लेकर जिस तरह से हमने इससे पहले भी कल भी एक सूची बताई थी कि ये संभावितों की सूची है जिस पर CEC की बैठक में मोहर लग गई है, कमोबेश वही नाम वापस अब निकल के सामने आए हैं। लेकिन एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने चौंकाया भी है जहां बचे हुए सभी नामों को एक साथ यहां पर जारी कर दिया गया है। क्या सभी नाम अब तस्वीर साफ हो चुकी है नवीन की कुछ बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि एक नाम शायद बाकी है। एक आमला, बैतूल जिले की आमला सीट है, वो उसका नाम शायद मैं पढ़ नहीं पाया, या फिर मुझे लगता है कि 230 में से एक सीट शायद वो बाकी है क्योंकि निशा बांगरे जो डिप्टी कलेक्टर रही हैं, जिन्होंने इस्तीफे की मांग की हुई है मध्य प्रदेश की सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। केस सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुका है, तो वो मामला पेंडिंग है उनका और शायद वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना चाहती थी, कांग्रेस उनको लड़ाना चाहती थी। तो शायद मुझे लगता है कि वो सीट अभी होल्ड है क्योंकि 88 वाली लिस्ट में मैंने अभी तक आमला का जिक्र नहीं देखा है। तो ठीक बात है नवीन, क्योंकि पहली सूची जो थी नवीन वो 144 उम्मीदवारों की थी और ये दूसरी सूची 88 उम्मीदवारों की है और 88 में से 3 रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब कुल मिलाकर ये संख्या 229 की बनती है और एक जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं आमला का, वहां पर अभी ऐलान नहीं हुआ है और ये आपने उसके पीछे कारण भी बताया कि क्यों इसके पीछे कारण है, चूंकि वहां पर लगातार एक स्थितियां बनी हुई हैं। बहरहाल हमारे साथ में विजेंद्र भी बने हुए हैं, नवीन भी बने हुए हैं। नवीन, इन सब के बीच में मैं आपसे बाकी और जो सीटें हैं उसके अलावा भी ओवरऑल सिनेरियो देखना चाहेंगे आपसे, क्योंकि पहला सवाल यही आता है कि सूची अगर जारी होती है तो इस सूची में किस नेता की चली है? ये जो सूची आप देख रहे हैं नवीन, किस नेता की नजर आ रही है आपको उसमें छाप? देखिए राहुल, मध्य प्रदेश में 2018 तक ये माना जाता था कि 2018 तक 2020 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत सारे छत्रप हैं, सारे नेता अपनी अपनी सिफारिशें लेके जाते हैं, अपने अपने पट्टों की बतौर प्रत्याशी दावेदार के तौर पर उनकी लिस्ट लेके जाते हैं और वहां से लिस्ट लेकर आते हैं कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन इस बार की लिस्ट देख के और इस बार की जो एक्सरसाइज देख के राहुल लग रहा है कि इस बार बहुत पारदर्शिता के साथ टिकट वितरण हो रहा है और जहां तक जानकारी ये मिल रही है राहुल कि मध्य प्रदेश का ही चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। भारत से, इस देश से मोदी सरकार को रिप्लेस करने के लिए जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है और लगातार राहुल गांधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन चारों पांचों राज्यों में नजर बनाए हुए हैं। आज भी राहुल गांधी तेलंगाना में थे, विजय भेरी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में जैसे ही समय मिलता है वैसे ही वो रिपोर्ट लेते हैं, CEC की बैठक में क्या अपडेट है वो फोन पे, टेलीफोन पे बातचीत करते हैं। टिकट को लेकर प्रत्याशियों, दावेदारों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको कोऑर्डिनेट भी कई बार ये जानकारी मिली कि राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी खुद आपने तस्वीरों में देखा, वो कई बार मध्य प्रदेश की पूरी लिस्ट, मध्य प्रदेश के जो पूरे
सर्विस की रिपोर्ट है उसको पढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो राहुल गांधी का इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है। राहुल गांधी को पता है कि अगर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में अगर हमने सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सत्ता में लौट गई, 2024 की जो राह है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्षी दलों गठबंधन के लिए बड़ी आसान होगी। ठीक है नवीन, यहाँ पर यह भी जानना दिलचस्प है कि किन किन सिटिंग एमएलएस का टिकट यहाँ पर काटा गया है, किन किन बड़े चेहरों का टिकट काटा गया है, वो भी आप तैयारी कर लीजिए। तब तक मैं वापस आपके पास आता हूं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी भी जुड़ गए हैं। वरुण जी, देर रात ऑफिस पहुंचना पड़ा है चूंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी देर रात सूची जारी कर दी है, लेकिन हमारा चूंकि फर्ज है और IBC 24 हमेशा सबसे पहले इस मामले में आगे रहता है और आज भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन जानना चाहेंगे आपसे वरुण की जो पूरी सूची आप इस वक्त देख रहे हैं, इस सूची के आधार पर जो सवाल मैंने नवीन से पूछा था वही सवाल आपसे भी, कि किसकी छाप देखने को मिल रही है, किन जातिगत समीकरणों को यहां पर ध्यान में रखा गया है। पहली सूची में जहां जहां विरोध था 3 सूची को बदला भी गया है, किस तरह से देख रहे हैं वरुण? लिस्ट का एक पहला सबसे बड़ा पहलू तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी फाइट को हल्के से कांग्रेस ने नहीं लिया है। जैसे दीमनी से नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी से उतारे गए हैं, तो इसलिए कांग्रेस ने वहां से तोमर वर्सेस तोमर करने की कोशिश की है। रविंद्र सिंह तोमर वहां से एक चेहरा उतारा है और ये मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि अभी बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कि सभी जगह पर बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया है और उनको एक एक खूंटी से बांध दिया है कि पहले आप अपने आप को साबित करो। और ऐसा ही फिर कांग्रेस ने किया है कि उनको साबित करना पड़े, इसलिए उन्होंने हर सीट पर बहुत बारीकी से नजर रखी और एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश की जो कि उसको वास्तव में रोके रख पाए। ऐसे ही जैसे हमने देखा है कि दतिया की सीट बदल दी गई, दतिया में नरोत्तम मिश्रा के सामने राजेंद्र भारती को उतार दिया गया है। अवधेश नायक जो अभी जुमा 8 दिन पहले ही भाजपा से कांग्रेस में आए थे, उनका काफी विरोध हो रहा था, उनका टिकट बदल दिया गया है। यानी नरोत्तम मिश्रा टारगेट नंबर 2 हो गए इस लिस्ट के हिसाब से, बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो। वहाँ से राजेंद्र भारती को उतारा गया है। बताया जाता है वहाँ पर राजेंद्र भारती के परिवार को, राजेंद्र भारती जो हैं एक तरह से कांग्रेस के अंदर वहाँ भाजपा के पीड़ित चेहरे के रूप में, कांग्रेस के पीड़ित चेहरे के रूप में, जिनको नरोत्तम मिश्रा ने बतौर गृह मंत्री, ऐसा कथित तौर पर कहा जाता है, राजनीतिक आरोप हैं कि उनको बतौर गृह मंत्री काफ़ी परेशान किया। तो वो कांग्रेसियों के बीच में वहाँ पर उनकी छवि ये है कि वो एक पीड़ित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ के लोकमानस में ये मानसिकता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ शायद कुछ अन्याय हुआ है, तमाम तरह के मामले बनाए गए, उनको विभिन्न मामलों में जेल में डाला गया। तो एक तरह से यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये अपनाई गई है कि एक तरफ नरोत्तम मिश्रा हैं जिनके पास शक्ति है और एक तरफ जो है राजेंद्र भारती हैं जो कि शोषित हैं, कि एक पैटर्न, एक नए इलेक्शन के नए पैटर्न, नए आयाम की तरफ हमको ये इशारा कर रहा है। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि सांची एक ऐसी विधानसभा है जहाँ से सिंधिया के साथ जो है प्रभुराम चौधरी चले गए थे, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री हुआ करते थे और अभी वर्तमान में जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। उनके सामने जो एक संकट था, चूंकि ये एक ऐसी सीट है जो रिजर्व सीट है SC के लिए, और इस सीट पर कांग्रेस हमेशा ही बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारती रही है। प्रभुराम चौधरी विधायक रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने थे वो जब कांग्रेस से मंत्री बने थे, और अब तीसरी बार वो विधायक हैं उपचुनाव में जीत करके, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा डोमिनेंस है। लेकिन प्रभुराम चौधरी के जाने के बाद से ही सांची में एक वैक्यूम था, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की गई है। एक डॉक्टर GC गौतम है जो बॉर्न रायसेन डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका सारा पेशा कारोबार भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। काफ़ी समय से वो उठापटक कर रहे थे, कुछ डेयरी के कारोबार में भी जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ से मौका मिला है। जबकि यहाँ से और भी 3 उम्मीदवार थे, मदन लाल अहिरवार, किरण अहिरवार, ऐसे और भी उम्मीदवार यहाँ से जोर मार रहे थे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए जो है एक नए व्यक्ति पर जोर लगाया गया है जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और प्रैक्टिशनर डॉक्टर, सिर्फ टैगिंग और नेमिंग के डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि भोजपुर में जो है इस बार उन पर फिर से दाव लगा दिया है कांग्रेस ने। आपको याद होगा जब सुषमा स्वराज लोकसभा विदिशा लड़ने आई तो उनके सामने राजकुमार पटेल को लोकसभा की टिकट दी गई। राजकुमार पटेल एक कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के, और उन्होंने वहां ऐसी एक संयोग बना था, बताया गया कि ये कोई संयोग बना नहीं था, बनाया गया था, जिसमें वो फॉर्म 60 लेकर के फॉर्म भर नहीं पाए थे और सुषमा स्वराज जो हैं वो एक तरफा यहाँ से बिना कांग्रेस के उम्मीदवार के विदिशा लोकसभा से जीत गई थी। तो वही राजकुमार पटेल हैं ये,
जो काफ़ी लंबे अरसे से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हैं और उनको एक बार फिर से भोजपुर से विश्वास जताया गया। भोजपुर इसलिए महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि भोजपुर किसी वक्त में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की पितृपुरुषों में जो शुमार थे सुंदरलाल पटवा का गढ़ रही है, ये भाजपा का गढ़ रही है। लेकिन पिछले कई बार यहाँ पर एक राजेश पटेल जैसे एक साधारण से व्यक्ति ने यहाँ पर एक बड़ी शख्सियत को हराया था। तो ये सीटों को मैं देख पा रहा हूं कि इस बार के चुनाव में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मध्य प्रदेश में की गई हैं और इस जो टिकट पर जो जैसा आपने सवाल किया था कि इस पर किसकी छाया है, तो मैं ये कहूँगा इस पर जीत की छाया है। हितेश जी। बिल्कुल जीत की छाया है और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर दिया गया है। नवीन भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और विजेंद्र भी बने। विजेंद्र आपके पास में आ रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल मैं नवीन से मैं पहले पूछ लूँ। नवीन, जानना चाहेंगे आपसे कि हमने ये सवाल आपसे किया था कि कितने सिटिंग एमएलएस के टिकट इसमें काटे गए हैं। दूसरा एक सवाल ये कि शिवपुरी की 3 सीटों को लेकर कश्मकश था क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी को ऐसा कमिटमेंट किया गया था कि उनको यहाँ से टिकट दिया जाएगा। वो सिटिंग एमएलए थे, छोड़कर आए थे और केपी सिंह वहाँ से पिछोड़ की जगह उनको इस बार उतारा गया था शिवपुरी सीट से। तो यहाँ पर किसी एक पे बदलाव होगा, तो सीट पे बदलाव तो हुआ है पिछोड़ से। यहाँ से प्रीतम लोधी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने अरविंद लोधी को मैदान में उतारा है। ये बदलाव किया गया है शैलेंद्र सिंह को, लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी अभी भी कहीं सेट नहीं हुए। इस पर भी जानना चाहेंगे और बाकी नाम कटने की सूची भी अगर आप दर्शकों को बता सकें नवीन। देखिए हितेश, अभी सिर्फ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है, बी फॉर्म अभी भी किसी को नहीं दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से अभी 2-3 सीटें बदली गई हैं तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में भी कुछ सीटों में रिप्लेसमेंट देखने को मिले। क्योंकि देर रात लिस्ट आई है, कल से विरोध आपको नजर आ जाएगा देखने को। लेकिन चूंकि 9 बजे के बुलेटिन में जिस तरीके से हम आप बातचीत कर रहे थे, हमने बताया था कि केपी पिछोर वाली सीट को लेकर कुछ बदलाव होने के संकेत है, तो शैलेंद्र सिंह को फिलहाल बिठा दिया गया वहां पर। चूंकि लोधी वोट बैंक बड़ा है, जिस तरीके से प्रीतम लोधी को बीजेपी ने अपने कैंडिडेट बनाया है, तो कांग्रेस ने भी अरविंद सिंह लोधी को भी अपना कैंडिडेट बना दिया गया है। फिलहाल वीरेंद्र रघुवंशी के नाम पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। वीरेंद्र रघुवंशी कहां से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट कोलारस है और कोलारस से बैजनाथ यादव को टिकट दिया गया और बैजनाथ यादव भी बीजेपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चूंकि वीरेंद्र रघुवंशी से पहले के वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और अभी तक उन्होंने तगड़ी तैयारी शुरू कर दी थी और उनका नाम भी पहली सूची में आ गया था। फिलहाल उनका टिकट बदलने का मुझे नहीं लगता कि उनका टिकट आसानी से बदला जाएगा, लेकिन फिर भी रघुवंशी समाज को एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस आखिरी समय तक कुछ ना कुछ कोशिश करेगी। 21 तारीख से नॉमिनेशन फाइल होंगे, अगले कुछ दिनों तक चलेंगे। बी फॉर्म तभी मिलेगा जब फलाने प्रत्याशी को वहां अपना नामांकन दाखिल करना होगा। जी खैर जी, तो ये अभी गुंजाइश बची हुई। एनपी प्रजापति ने वापस, क्योंकि जब एनपी प्रजापति का टिकट कटा था तब से लेकर लगातार वो दिल्ली के संपर्क में थे। हमारे सामने वो कमलनाथ के बंगले में दाखिल हुए, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो मुंह छिपाकर वो वहां से निकल गए। ये जरूर कामयाब रहे वो कि एक अपना टिकट वो ले आए, लेकिन उस सीट का ट्रेंड है राहुल कि उस सीट पर एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है। पिछले 30 सालों से लगातार ऐसा होता रहा है। तो पिछली बार 2018 में कांग्रेस जीती है, तो इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार बीजेपी की जीत होगी। और कांग्रेस इस कोशिश में थी कि सिटिंग एमएलए को अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो शायद सत्ता विरोधी लहर जो एंटी इनकम्बेंसी विधायक के खिलाफ है वो कम होगी और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन एनपी प्रजापति ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया, अपने संपर्क और एनपी प्रजापति को फिर से टिकट दे दिया गया है गोटेगांव से उनको, और शेखर चौधरी को जहां से टिकट दिया गया था उनको रिप्लेस किया गया है। विजेंद्र, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने पूरा डिटेल बताया था विंध्य और महाकौशल की सीटों के संदर्भ में, क्या कोई चौंकाने वाली स्थितियां यहां पर हैं या फिर जिसको दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, या फिर जिस तरह से वरुण जी ने बताया कि जीत की संभावनाओं को देखते हुए ये पूरी सूची बांटी गई है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या फिर बेशक हितेश, वरुण जी की बात को ही आगे मैं ले जाना चाहूंगा कि जीत की छाप इसमें दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है और आप देखिए कड़े फैसले भी हैं। हालांकि इस बात का जिक्र हम कर रहे थे बार बार कि एनपी प्रजापति की टिकट कटने के बाद जिस तरह का विरोध हुआ था या उनकी तरफ से खुलकर विरोध जताया जा रहा था, तो वो शेखर चौधरी की टिकट काट के दोबारा जरूर एनपी प्रजापति को दे दिया गया। लेकिन आप देखिए कि कई चीजें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे उलट जाकर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है। मसलन मैहर
मैहर सीट से नारायण त्रिपाठी, ये कहा जा रहा था कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी फिर से ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर खाने में जबरदस्त विरोध नारायण त्रिपाठी का था, क्योंकि सब जानते हैं कि नारायण त्रिपाठी पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं और कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उन्होंने। समाजवादी पार्टी भी में भी गए, वहां से भी इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए और वापस बीजेपी से वो कांग्रेस आना चाहते थे और टिकट मिलने की शर्त पर आना चाहते थे, लेकिन यहाँ से टिकट जो है कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं दिया। यही वजह कि उनकी एंट्री कांग्रेस में नहीं हुई। धर्मेश घई को जरूर टिकट दे दिया गया। इसी तरह से आप देखें कि ज्ञान सिंह को सीधी से प्रत्याशी बनाया गया है। ज्ञान सिंह बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी, पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, और लेकिन सीधी सीट से चूंकि सांसद को ही उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। और सीधी पे इसलिए चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है कि सांसद के सामने केदारनाथ शुक्ला यहां से विरोध जता रहे हैं और कमोबेश माना जा रहा है कि अगर परिस्थितियां यही रही तो वो चुनाव लड़ भी सकते हैं वहां से एक बागी होकर। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें यहां पर होंगी और यहां पर एक बड़े चेहरे को कांग्रेस ने उतारा है। वरुण जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये फाइनल की अगर फाइनली इस पूरी सूची को देखें, चूंकि अब कांग्रेस पार्टी ने, आपने कहा कि जीत की चीजों को देखते हुए, जीत की छाप लगाते हुए ये सूची जारी कर दी और बॉल उठा के डाल दी है भारतीय जनता पार्टी के पाले में। कितना प्रेशर अब होगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी और इन सब सूची को देखते हुए भी? वरुण, भारतीय जनता पार्टी पे जितना प्रेशर होगा उससे ज़्यादा प्रेशर अब मीडिया पे आ गया है, क्योंकि दोनों ही तरफ से इतनी ज़्यादा अच्छी सीटें का बंटवारा हुआ है, इतने बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया है, एक एक सीट पर बनावट ऐसी की जा रही है, इतनी कसावट की जा रही है। कांग्रेस ने इसमें एक मैसेज और देने की कोशिश की है, जैसा हमारे सहयोगी विजेंद्र बता रहे थे कि ये कांग्रेस बीजेपी का कोई डस्टबिन नहीं है कि बीजेपी में कोई फेल होता है या बीजेपी से कोई खारिज किया जाता है तो उसको हम कहीं एडजस्ट कर लेंगे, ये कोशिश इसमें की गई। लेकिन ये स्पष्टता से भी नहीं हुआ है कि ऐसा ही है कि हम सबको ही डस्टबिन मानेंगे। जैसे कि दीपक जोशी को उतार करके ये मैसेज दिया है कि जो काबिल होंगे, जिनकी विनेबिलिटी होगी, जिनके अपने जनाधार वाले नेता होंगे, उनका कांग्रेस सम्मान करेगी। ऐसे ही इसमें और मैं देख पा रहा हूं बाकी नेताओं को, तो इसमें आयातित जो लोग हैं उन पर अगर नजर डालें तो दीपक जोशी के अलावा और भी यहां पर जो लोग हैं जिनको अभी सीधे टिकट दे दिया गया है। लेकिन जो नारायण त्रिपाठी वाला मामला था, काफी चर्चित मामला था, ऐसा माना जा रहा था कि वो मैहर से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी और काफ़ी विरोध लोगों ने किया। ऐसे ही जो टिकट बदला है, जिनके बारे में बता रहा दतिया से कि अवधेश नायक का जो टिकट बदला है, तो ये मैसेज भी बहुत साफ है कि वंस कांग्रेसी वुड बी ऑलवेज कांग्रेसी। जो भी बाहर से आएंगे उनको सम्मान करेंगे, लेकिन आकर के थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप आते हैं और कल आप टिकट पा जाते हैं। आप पहले मेहनत कीजिए, काम कीजिए, पार्टी को कुछ दीजिए, उसके बाद अपनी डिजर्वेंस को शो कीजिए। हितेश जी, बिल्कुल वरुण, और जिस तरह से हमने तीनों हमारे सहयोगियों से बातचीत की और विजेंद्र पांडे ने भी बताया कि किस तरह से महाकौशल विंध्य में के अंचल में जो सीटों का ऐलान इस वक्त किया गया है, जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, किन किन समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, कितने सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे गए हैं, कितने नए चेहरों को दिया गया है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर इस पेशकश को यहीं पर रोक रहे हैं। लेकिन बता दें कि स्क्रीन के ऊपर लगातार हम जो ये जानकारी दे रहे हैं, जितने भी प्रत्याशियों का ऐलान हुआ ये लगातार स्क्रीन पर जारी रखेंगे और सवेरे जब वापस दोबारा शुरुआत होगी तो एक बार फिर से आपके सामने एक एक सीट का विश्लेषण भी हम रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सूची अगर जारी की गई है तो एक एक सीट पर किन किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, किस तरह की पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रत्याशियों का चयन यहां पर किया गया। बहरहाल लेकिन अभी की खबर यह कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 229 में से 229 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ एक सीट, आमला बैतूल जिले की यह सीट है, वहां पर अभी ऐलान होना बाकी है। डिटेल और समीकरण भी लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। स्क्रीन पर जो अपडेट है वो चलता रहेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।